डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। प्लीज प्रशासन, प्लीज प्रशासन। मैनेजमेंट कहता है इस महीने आईसीयू में इतने बेड भरने चाहिए, जो मरीज ओपीडी में है उसे भर्ती कराओ, चाहे जरूरत हो या ना हो। क्या हम डॉक्टर है या किसी इंश्योरेंस एजेंट की तरह कोटा पूरा करने वाले सेल्समैन? Footballer dies due to medical negligence. Medical negligence is a shocking story of sheer medical negligence. प्रिया, उम्र बस 17 साल, फुटबॉल की स्टेट लेवल प्लेयर। अचानक एक दिन पैर में दर्द होने लगा। घर वालों ने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि लिगामेंट फट गया है और एक छोटी सर्जरी करनी पड़ेगी। एक खिलाड़ी के लिए चोट लगना मामूली बात है, पर लिगामेंट सर्जरी की बात से घर वाले थोड़े परेशान हुए। डॉक्टर ने समझाया और आश्वासन दिया कि ये छोटी सी बात है। ऑपरेशन हुआ। उम्मीद थी कि अब कुछ दिनों में जीवन फिर से सामान्य हो जाएगा, पर दर्द कम नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टरों ने बड़े अस्पताल में ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ पता चला कि सर्जरी असफल हो गई है। पिछली जो सर्जरी हुई वो नाकाम थी और अगर जान बचानी है तो एक और ऑपरेशन करके पैर काटने पड़ेंगे। पैर काटने पड़ेंगे। एक फुटबॉल प्लेयर के लिए इससे बुरा क्या हो सकता था कि दोनों पैर ही गंवाने पड़े, लेकिन प्रिया के साथ इससे भी बुरा हुआ। दूसरी बार ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से प्रिया का पहले लीवर, फिर किडनी और फिर हार्ट फेल हो गया। और जो बात एक लिगामेंट सर्जरी से शुरू हुई थी, उसका अंजाम मल्टी ऑर्गन फेलियर से मौत तक पहुंच गया। बाद में प्रोटेस्ट हुए, मुआवजा दिया गया, डॉक्टर को सस्पेंड किया गया और ये उम्मीद दी गई कि न्याय मिलेगा, लेकिन प्रिया वापस नहीं लौट सकती थी। ये कहानी थी चेन्नई की स्टेट लेवल फुटबॉलर प्रिया की, जिसकी मौत 2022 में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हो गई। ऐसी कहानियों की लंबी फहरिस्त है। हो सकता है आप भी ऐसी किसी दर्दनाक होनी से गुजरे हों, आप भी ऐसी किसी परिस्थिति का सामना कर चुके हों। देश में हर साल ऐसे लगभग 50 लाख केस आते हैं, यानी मेडिकल नेग्लिजेंस के केस। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, जिंदा लोग हैं। लेकिन ये मेडिकल नेग्लिजेंस है क्या? जब कोई डॉक्टर या चिकित्सा कर्मचारी ट्रीटमेंट के दौरान कुछ ऐसा करे जो कि मान्यता प्राप्त या एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड से हटकर हो, या इलाज के दौरान ऐसा कोई ज़रूरी स्टेप ना ले जिससे मरीज को किसी भी तरह का नुकसान हो या चोट पहुंचे, तो इसे मेडिकल नेग्लिजेंस कहा जाता है। ये कई तरह का हो सकता है, जैसे बीमारी का इलाज गलत तरीके से या देरी से करना। कई बार ऑपरेशन के दौरान गलतियां हो जाती हैं, या कभी कभी मरीज को गलत दवा दे दी जाती है, या कभी दवा की खुराक ही गलत होती है। इसके साथ ही मरीज को अगर उनके इलाज के बारे में पूरी जानकारी न दी जाए और वो अपने इलाज के बारे में सही फैसला ना ले पाएं, तो ये भी मेडिकल नेग्लिजेंस ही माना जाता है। ऐसे में डॉक्टर और हॉस्पिटल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, पर यह एक कठिन प्रक्रिया है। क्यों है? क्योंकि इसमें आता है बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी ये साबित कैसे होगा कि मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है या नहीं। आमतौर पर मरीज को ही अक्सर सबूत पेश करने की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। भारत में मरीजों के लिए ये साबित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें कई समस्याएं आती हैं। पहली बात, मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे गलत दवा देना या सर्जरी में गलती। इन्हें समझने के लिए मेडिकल ज्ञान चाहिए, जो आम मरीजों के पास नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लापरवाही तभी साबित होगी जब ये साफ हो कि डॉक्टर ने गलती की है या वो ट्रेन नहीं था। लेकिन इसके लिए किसी दूसरे डॉक्टर की राय चाहिए, जो ढूंढना और मुश्किल है। दूसरी बात, अस्पताल मरीजों को उनके इलाज के रिकॉर्ड देने में आनाकानी करते हैं या अधूरी जानकारी देते हैं। बिना रिकॉर्ड के गलती साबित करना लगभग नामुमकिन है। जैसे डेथ सर्टिफिकेट में सिर्फ दिल और सांस रुकना ये लिखा होता है, जो असली कारण नहीं बताता। तीसरी बात यह कि कोर्ट में केस लड़ना बहुत लंबा और महंगा है, जो आम आदमी नहीं कर सकता। साथ ही मेडिकल काउंसिल और डॉक्टरों के संगठन अक्सर डॉक्टरों का पक्ष लेते हैं, जिससे मरीजों को न्याय मिलना और मुश्किल हो जाता है। कुछ मामले जैसे शरीर में कोई औजार छूट जाना, ये तो साफ होते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस में सबूत जुटाना बहुत मुश्किल है। ये सारी वजह मिलकर मरीजों के लिए न्याय पाना बहुत कठिन बना देती हैं। इसका एक उदाहरण आपको देते हैं, जो कोई फिक्शन नहीं है, बल्कि रियल इंसिडेंट है, बल्कि अब तो मुझे कहना चाहिए कि एक्सीडेंट है। इसमें कुछ मेडिकल टर्म्स भी आएंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी। अर्चना सिन्हा नाम की एक महिला
जिनकी उम्र 58 साल है, ब्रेन हेमरेज की वजह से इसी साल 23 फरवरी को मणिपाल हॉस्पिटल्स की गुरुग्राम ब्रांच में एडमिट हुई। वहां डॉक्टर पुनीत कांत अरोड़ा ने जांच की और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी बिना सर्जरी के दवाओं से इलाज की सलाह दी। मैं स्क्वाड्रन लीडर राजेश कुमार, रिटायर्ड भूतपूर्व एयरफोर्स पायलट। मेरी वाइफ को 23 फरवरी को ब्रेन हेमरेज हुआ था। हॉस्पिटल मणिपाल हॉस्पिटल घर के बगल में था। विदिन 30 मिनट्स हम उनको लेके वहाँ पहुँच गए और उनका वहाँ पे उपचार शुरू हुआ। 10th मार्च को उनका ब्रेन का आधा स्कल निकाल दिया प्रेशर रिलीव करने के लिए और वो धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगी। लेकिन हालत बिगड़ने पर 26 फरवरी को ट्रेकियोस्टमी की गई, जिसमें गले में सांस लेने के लिए ट्यूब डालना पड़ता है। इलाज के बाद 31 मार्च 2025 को घर भेज दिया गया, जहां वो आईसीयू ट्रेन्ड नर्सेज की देखभाल में रहीं। यहाँ असल में सब कुछ ठीक हो गया। वो एक्सटेंसिव केयर में रिकवर होने लगी, जिसकी कुछ तस्वीरें भी हमारे पास हैं। इसके बाद 14 अप्रैल 2025 को ट्रेकियोस्टमी ट्यूब निकाली गई। फिर 21 मई 2025 को सीटी स्कैन किया गया, जो सामान्य था, कोई बड़ी समस्या नहीं दिखी। डॉक्टर पुनीत अरोड़ा ने 2 हफ्ते बाद आने को कहा। इसके बाद 4 जून को उन्होंने लंबर ड्रेन और क्रेनियोप्लास्टी के लिए भर्ती होने की सलाह दी। डॉक्टर की सलाह पर 10 जून को अर्चना सिन्हा मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती हो गईं। क्योंकि ब्रेन हेमरेज के ऑपरेशन के लिए स्कल की जो हड्डी निकाली गई थी उसे दोबारा जगह पर फिक्स करना था। इसे क्रेनियोप्लास्टी कहा जाता है। सर्जरी के दौरान डॉक्टर ने लंबर पंक्चर किया, यानी कमर में नीडल डालकर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से जो पानी होता है उसको निकालना। ये पानी यानी CSF दिमाग को कुशन देता है। अब परिवार का आरोप है कि अस्पताल में यहीं पर लापरवाही हुई। कि उस पूरी रात 10 बजे रात तक मैं हॉस्पिटल में था। उसके बाद मेरी नीस वहाँ थी, जो कि रिकॉर्ड कर रही थी पर आवर कैसे कितना फ्लूइड निकल रहा है। सवेरे 5 बजे या 5:30 बजे उनका एक और जो डॉक्टर था ड्यूटी पे, उसने वार्निंग दिया है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। डॉक्टर प्राची श्रीवास्तव, उसने लिखा है कि पेशेंट की स्थिति थोड़ी कंफ्यूज्ड है एंड ड्रेनेज पे ध्यान दिया जाए। उनका कहना है कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 1 घंटे में कुछ ml फ्लूइड ही निकाला जाना चाहिए, जबकि यहाँ कुछ ही घंटे में करीब 400 ml तक फ्लूइड निकाला गया। ड्रेनेज बैग को गलत तरीके से बहुत नीचे सेट किया गया, जिससे पानी बहुत तेजी से निकला। जो इस प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे थे उन्हें टोका भी गया, लेकिन जवाब मिला, इट्स डॉक्टर्स ऑर्डर। मैं 8 बजे पहुंच गया कि नॉर्मल सर्जरी शुरू होगी 9 बजे। देखा ड्रेनेज चालू है और ये डॉक्टर पुनीत कांत अरोड़ा का एक असिस्टेंट वहाँ गिरिराज शर्मा फ्लूइड तेज़ी से निकाल रहा है। मैंने बैग में देखा, उस समय तक 9 बजे तक 450 ml से ज़्यादा CSF जो बोलते हैं, जो ब्रेन में फ्लूइड था, वो निकाल चुके थे। नतीजा ये हुआ कि दिमाग का बीच का हिस्सा एक तरफ शिफ्ट हो गया। मान लीजिए जैसे दबाव से दिमाग सिकुड़ गया, जो पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई रोकता है। हर्निएशन यानी दिमाग का हिस्सा गलत जगह पर दबना, जो जानलेवा होता है। और इतना सब होते ही दिमाग के अंदर फिर से खून का रिसाव होने लगा और अर्चना सिन्हा कोमा में चली गईं। उनकी सांसें रुकने लगीं और न्यूरोलॉजिकल हालत बहुत खराब हो गई। 11 जून 2025 को CT स्कैन से इसकी पुष्टि हुई। डॉक्टर ने कहा कि अगर वो बच भी गईं तो वेजिटेटिव स्टेट में रहेंगी, यानी एक ऐसी बेहोशी जहां व्यक्ति सांस तो लेता है लेकिन जागता नहीं है, बात नहीं करता और पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहता है। हैरान करने वाली बात यह थी कि इतनी गंभीर समस्या और प्रोसेस को किसी इंटेंसिव केयर यूनिट में नहीं परफॉर्म किया गया था। इसके बाद भी उन्हें कई दिन ऑब्जर्वेशन में रखा गया। कोई उम्मीद नजर नहीं आई। एक अच्छे खासे रिकवर्ड पेशेंट को कोमा स्टेट में घर वापस लेकर जाना पड़ा। परिवार का कहना है कि अब वो बस सांस ले रही हैं लेकिन जाग नहीं रही, और ये लापरवाही नहीं, हत्या जैसा है। और इस प्रोसेस का CCTV फुटेज मांगा गया तो मणिपाल हॉस्पिटल ने रिकॉर्ड देने से मना कर दिया। अर्चना सिन्हा के पति रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश की, अस्पताल में पैसा भी खर्च किया और घर पर ICU वार्ड जैसी देखभाल भी दी,
जिसका नतीजा हुआ कि अर्चना सिन्हा अपने पैरों पर खड़ी भी हुई, सहारे से चलने लगी, खुद से खाना पीना भी खाने लगी, लेकिन एक सर्जरी में हुई लापरवाही ने उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया, पति और परिवार को नाउम्मीदी में धकेल दिया। ये पुनीत कांत अरोड़ा मेरी नज़रों में बहुत ही एरोगेंट, किसी की नहीं सुनने वाला और बेदर्द इंसान है कि जितने अस्पताल और सरकारी तंत्र के पास मैं गया हूँ उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन हर जगह मुझे अभी तक निराशा ही मिली है। मैं चाहता हूँ कि पब्लिक जागरूक हो, जाने कि क्या होता है। मेरी आखिरी उम्मीद है भारत की न्यायपालिका, जहाँ मैं श्योर हूँ कि मुझे ज़रूर न्याय मिलेगा, और ये आपको मैं कसम खाता हूँ कि ये लड़ाई मैं अंत तक लड़ूंगा जब तक मेरे पास जान है। ये तो एक पढ़ा लिखा परिवार है, तो अपने अधिकारों के लिए जागरूक भी है, सवाल कर पा रहा है, लेकिन विजिलेंट होने के बाद भी सिस्टम से वो अपने सवालों का जवाब नहीं ले पा रहा। अब परिवार ने डॉक्टर पुनीत कांत अरोड़ा और मणिपाल हॉस्पिटल गुरुग्राम के खिलाफ शिकायत की, लेकिन ऐसे मामले में पुलिस डॉक्टर के दोषी साबित होने तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। मामला राज्य के चिकित्सा विभाग और चीफ मेडिकल अफसर तक पहुंच चुका है, लेकिन उनका यह कहना है कि जांच समिति में 2 न्यूरोलॉजिस्ट होना जरूरी है, जिनमें अभी तक सिर्फ एक ही मिल पाया है। कितनी हैरानी की बात है ना कि एक मामले की तह तक पहुंचने के लिए पूरे राज्य में एक न्यूरोलॉजिस्ट नहीं मिल पा रहा। तो आप खुद ही आगे का अंदाजा लगा लीजिए। सोचिए कि यहां आप बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की बात तो कर ही नहीं रहे, आप एक मरीज के मेडिकल ट्रीटमेंट की जानकारी मांग रहे हैं। सोचिए कि हेल्थ फैसिलिटीज पर सवाल उठाना और अपने जवाब पाना दोनों ही कितने मुश्किल हैं, और यहाँ पीड़ित एक पढ़ा लिखा समृद्ध परिवार है। सोचिए उनका क्या होता होगा जो इलाज और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं होते। यहाँ हम बेयर मिनिमम की बात कर रहे हैं, शंका के समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। डॉक्टर एक मरीज के लिए भगवान की तरह होते हैं, लेकिन तर्क ये भी है कि इससे किसी के इलाज और जिम्मेदारी या जवाबदेही कम नहीं हो सकती। हमने इस रिपोर्ट को तैयार करने में संजीदगी बरती और मणिपाल हॉस्पिटल को एक क्वेश्चनर भेजा, ताकि ये समझा जा सके कि इस तरह के प्राइवेट अस्पताल अपनी कोई जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी मानते भी हैं या नहीं। सवाल थे कि क्या अस्पताल ने अर्चना सिन्हा के केस में ब्रेन के हर्निएशन के दावे के लिए ठोस सबूत दिए, जब शुरुआती सीटी स्कैन में ऐसा कोई संकेत ही नहीं था। ये सवाल अस्पताल के दावों और रिकॉर्ड की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। अगर हर्निएशन पहले से नहीं था तो ड्रेनेज के बाद ये क्यों हुआ? क्यों मरीज की हालत बिगड़ने के बाद भी उसे आईसीयू में नहीं शिफ्ट किया गया, खासकर क्रेनियोक्टमी के बाद की सेंसिटिव हालत में? ये मरीज की देखभाल में लापरवाही और प्रोटोकॉल के वायलेशन को दिखाता है, जो मेडिकल नेग्लिजेंस का गंभीर पहलू है। सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड को निकालने की निगरानी में कौन जिम्मेदार था, और क्यों परिवार को ड्रेनेज लॉग या उसका रिकॉर्ड नहीं दिया गया? एक असिस्टेंट डॉक्टर के 11 जून के नोट में ये लिखा भी था कि ड्रेनेज पर नजर रखी जाए। इसके बाद तुरंत क्या कार्रवाई हुई और क्यों इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिससे हर्निएशन को रोका जा सके? हॉस्पिटल ने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट और दूसरे रिकॉर्ड क्यों नहीं शेयर किए? और क्या स्टाफ की जवाबदेही तय की गई या कोई सस्पेंड किया गया? ये सवाल मेडिकल अकाउंटेबिलिटी और नैतिक दायित्वों की कमी को उठाता है, जो अर्चना सिन्हा के केस में न्याय की कमी का सबूत है। और मणिपाल हॉस्पिटल का ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें मेडिकल नेग्लिजेंस के आरोप लगे हैं, बल्कि कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां ये साबित भी हो चुका है। जैसे इस डिटेल को देखिए अपनी स्क्रीन पर। अब इस तरह के मामलों में कानून क्या कहता है वो देखते हैं। सबसे पहले मेडिकल रिकॉर्ड मांगे। कानून कहता है कि 5 दिन में ये रिकॉर्ड्स आपको देना अनिवार्य है। अगर रिकॉर्ड नहीं मिले तो कार्रवाई हो सकती है। निष्पक्ष डॉक्टर से जांच कराएं कि लापरवाही हुई है या नहीं। अब मान लीजिए किसी को लगता है कि उसके साथ इलाज में लापरवाही हुई है, तो वो स्टेट मेडिकल काउंसिल में शिकायत दर्ज करा सकता है या पुलिस में केस कर सकता है। इसके लिए कुछ सबूत चाहिए जो ये साबित करें कि लापरवाही हुई है, और किसी दूसरे एक्सपर्ट डॉक्टर की गवाही जो उसी रोग का विशेषज्ञ हो। साबित होने पर डॉक्टरों को 2 साल की सजा और कुछ जुर्माना भरना पड़ सकता है। और अगर मौत नहीं हुई है तो कंज्यूमर कोर्ट में केस करके मुआवजा भी लिया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे कठिन हिस्सा सबूत इकट्ठा करना और डॉक्टर की गवाही लाना ही है। भारत में हॉस्पिटल की हालत दरअसल 2 तरह की है। पहली, जहां 5 स्टार होटल्स जैसी व्यवस्थाएं सुविधाएं हैं,
दूसरी जिसमें मूलभूत इलाज मिल पाना ही एक संघर्ष है। वैसे तो भारत में डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो 1:811 है, मतलब 811 लोगों पर एक डॉक्टर है, जो कि WHO के दिए गए पैमाने से भी बेहतर है, जिसमें 1000 लोगों पर एक डॉक्टर का मानक है। आज भी देश के ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों में भारी भीड़ देखने को मिलती है। अगर आप कभी दिल्ली के एम्स जैसे बड़े अस्पताल के बाहर से गुजरे हों तो आपने देखा होगा कि सुबह से ही मरीजों की लंबी कतारें लग जाती हैं, बल्कि देर रात से ही, और कुछ तो अस्पताल के बाहर ही बैठे रहते हैं। कुछ लोग तो दूर दराज के गांव से रात भर बस या ट्रेन से सफ़र करके वहां पहुंचते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि उन्हें बेहतर इलाज मिल सके। कई बार मरीजों का नंबर आने में हफ्तों लग जाते हैं, किसी को ऑपरेशन के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ता है। कुल मिलाकर अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ना डॉक्टर मिलेंगे, ना समय पर ऑपरेशन, और ना ही दवाइयाँ, या फिर आपको एम्स जैसे अस्पतालों के बाहर लंबी कतार का हिस्सा बनना पड़ेगा। सरकार ने इस असमानता या असंतुलन को दूर करने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना। लेकिन भारत में जब कोई मरीज आयुष्मान भारत योजना का कार्ड लेकर किसी निजी अस्पताल में इलाज के लिए जाता है तो उसकी उम्मीद होती है कि उसे पैसों की चिंता किए बगैर इलाज मिलेगा। लेकिन ज़मीनी हकीकत कई बार इससे बहुत अलग होती है। देश भर में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां निजी अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड होल्डर्स का इलाज करने से साफ मना कर दिया या फिर इलाज के बदले मोटी रकम की मांग की। कई अस्पताल योजना में नाम होने के बाद भी मरीजों से ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि हम इस स्कीम में शामिल ही नहीं हैं, या ये इलाज स्कीम में नहीं है, कवर नहीं करता। कुछ मामलों में कार्ड होल्डर्स को केवल जनरल वार्ड की सुविधा मिलती है, चाहे उनकी हालत कितनी भी गंभीर क्यों ना हो। ऐसे में जब कोई गरीब व्यक्ति जो पहले ही बीमारी और तकलीफ से जूझ रहा है अस्पताल जाकर अपमान, भेदभाव और टालमटोल का सामना करता है, तो ये न सिर्फ पूरे सिस्टम की ओर से एक तरह का सिस्टमेटिक मेडिकल नेग्लिजेंस है, बल्कि इंसानियत की भी हार है। मेडिकल नेग्लिजेंस पर एक्टिविस्ट मानते हैं कि भारत में मेडिकल जस्टिस का सिस्टम पीड़ितों के खिलाफ है। डॉक्टरों को शायद ही सज़ा मिलती है। लोग इस दर्द से भी गुजरते हैं कि कई बार अस्पताल मरे हुए मरीजों को बेड पर रखकर बिलिंग करते हैं। अमरी अस्पताल कोलकाता में 92 लोग जलकर मर गए 2011 में। 13 साल बाद भी न्याय नहीं मिला। एनएमसी ने 2019 में मरीजों से अपील का अधिकार छीन लिया, जबकि डॉक्टर्स को अपील का अधिकार बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में कहा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डॉक्टरों पर मुकदमा नहीं चलेगा, लेकिन 1995 का आईएमए वर्सेस वीपी शांता केस कहता है कि डॉक्टर पैसे लेकर सेवा देते हैं, इसलिए मुकदमा चल सकता है। अब जब बात हो ही रही है तो आपको मेडिकल नेग्लिजेंस के एक ऐतिहासिक केस के बारे में बताते हैं। अनुराधा साहा केस 1998। 35 साल की अनुराधा को टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस हुआ। डॉक्टर सुकुमार मुखर्जी ने डिपोमेड्रोल स्टेरॉयड की 50 गुना ज़्यादा खुराक दी, दिन में 2, जबकि ये हफ्ते में 1-2 बार होनी चाहिए। नतीजा ये हुआ कि इम्यूनिटी खत्म हुई, हालत बिगड़ी। कोलकाता के अमरी अस्पताल से मुंबई ब्रीच कैंडी ले गए, लेकिन मौत हो गई। उनके पति डॉक्टर साहा की लड़ाई 15 साल चली और इस पूरी लड़ाई में 5 करोड़ रुपए खर्च हुए। निचली अदालतों और हाई कोर्ट में हार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आखिर में जाकर उन्हें जीत मिली और 11 करोड़ 50 लाख का मुआवजा मिला, जो भारत में अब तक का सबसे ज़्यादा है। मामले में 3 मुख्य आरोपी डॉक्टर, जिनमें 2 की मौत हो गई लेकिन 1 अभी जिंदा है। डॉक्टर साहा पीपल फॉर बेटर ट्रीटमेंट नाम का एक एनजीओ चलाते हैं जो मेडिकल नेग्लिजेंस के पीड़ितों की मदद करता है। इकोनॉमिस्ट जीन रेज अपनी किताब एन अनसर्टन ग्लोरी इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शंस में लिखते हैं कि भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की विफलता एक नैतिक असफलता है। मेडिकल नेग्लिजेंस इसका सबसे बड़ा सबूत है। अब बात करते हैं कि संविधान क्या कहता है। दरअसल भारत में राइट टू हेल्थ फंडामेंटल राइट के रूप में संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है, मेंशन नहीं है। हालांकि इसे आर्टिकल 21, जो कि राइट टू लाइफ है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किया गया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कई फैसलों में स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मान चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में इसकी व्याख्या की है कि जीवन का अधिकार यानी राइट टू लाइफ केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें डिग्निटी के साथ जिंदगी जीना, स्वच्छ पर्यावरण और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच शामिल है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं देना
सरकार का कर्तव्य है क्योंकि ये आर्टिकल 21 का हिस्सा हैं। परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 का केस, कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को आपातकालीन चिकित्सा से वंचित नहीं किया जा सकता, मतलब इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए आप डिनाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में माना है कि मेडिकल नेग्लिजेंस राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का वायलेशन है, क्योंकि ये व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन को खतरे में डालता है। चुनौती ये है कि आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दे रही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी है, डॉक्टरों की कमी है और असमान पहुंच अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं। निजी अस्पतालों में महंगा इलाज और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की वजह से स्वास्थ्य का अधिकार पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहा है। कई स्पेशलिस्ट और कार्यकर्ता मांग करते हैं कि स्वास्थ्य को स्पष्ट रूप से एक फंडामेंटल राइट घोषित कर देना चाहिए ताकि इसे और मजबूती मिल सके। लेकिन हम जब ये सारी तस्वीर देखते हैं तो एक और चीज़ दिखाई देती है कि सरकारी अस्पतालों पर निर्भरता, या टू बी वेरी स्पेसिफिक दिल्ली एम्स जैसे अस्पतालों पर ही डिपेंडेंसी क्यों है इतनी। तो एम्स दिल्ली पर दबाव ज़्यादा है क्योंकि लोग दूसरे सरकारी अस्पतालों पर कम भरोसा करते हैं। भारत में कुल 26 एम्स हैं, इनमें से 21 एम्स पूरी तरह से कार्यरत हैं, ऑपरेशनल हैं, जबकि 5 जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जैसे एम्स मदुरई, एम्स रेवाड़ी, एम्स दरभंगा, एम्स अवंतीपुरा और एम्स राजकोट। एम्स दिल्ली में बेस्ट डॉक्टर और इक्विपमेंट्स और रिसर्च की सुविधाएं हैं, इलाज सस्ता है, लोग इसलिए इसका रुख भी करते हैं। कई सेवाएं तो यहाँ लगभग मुफ्त हैं या फिर कम कीमत पर हैं। सक्सेस रेट हाई है, लेकिन वहाँ भी डॉक्टर्स की कमी है। एक रिपोर्ट ये दावा करती है कि 400 से ज़्यादा पद डॉक्टर्स के खाली हैं। एम्स दिल्ली में सालाना 30 लाख से ज़्यादा ओपीडी मरीज आते हैं, जिसमें वेटिंग लंबी होती है। सरकार नए एम्स बना रही है, लेकिन वो अभी दिल्ली जितने विकसित नहीं हैं, डेवलप्ड नहीं हैं। प्राइवेट वर्सेस सरकारी पर नज़र डालें तो प्राइवेट अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं हैं, लेकिन इलाज 20 गुना महंगा है। जैसे आईसीयू में सरकारी अस्पताल की अगर बात करें तो 1500 रुपये लगेंगे एक बेड के, लेकिन प्राइवेट में कभी कभी ये 30,000 या उससे भी ज़्यादा हो जाता है। अब इस सब में गरीबों का नुकसान कैसे है? वो ऐसे कि केवल 25% आबादी के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस है। गरीब लोग सरकारी अस्पतालों पर निर्भर हैं, लेकिन वहाँ क्वालिटी कम होने से वो प्राइवेट में जाते हैं और आखिर में अपनी सारी बचत या फिर कर्ज लेकर पैसा लगाते हैं। आउट ऑफ पॉकेट खर्च OOPE भारत में 60% से ज़्यादा है, जो गरीबों को और गरीब बनाता है। इन सारी चुनौतियों और असमानताओं से ऊपर उठना इस वक्त सबसे ज़रूरी बन गया है। अर्चना सिन्हा का मामला सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, ये भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में मेडिकल नेग्लिजेंस की एक दर्दनाक सच्चाई है। ऐसे हज़ारों मामले हमें याद दिलाते हैं कि स्वास्थ्य का अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, केवल कागजों पर नहीं बल्कि वास्तविकता में लागू होना चाहिए। मेडिकल नेग्लिजेंस एक संवैधानिक उल्लंघन है, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, और ये देश संविधान से चलता है, संविधान पर भरोसे से चलता है। अगर आपने भी कभी ऐसी परिस्थिति का सामना किया है और मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर क्या कुछ सुधार देश में हो सकते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपने अधिकारों के बारे में जानिए और उनके बारे में समझिए। एक जागरूक नागरिक बनना आपको पीड़ित बनने से बचा सकता है।